अगर आप परेशान हैं कि ट्रायंगल चैप्टर कहां से पढ़ें और क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं जेएस टॉपर्स पॉइंट पर। मैं हूं शिवम, आपका मैथ्स टीचर। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं ट्रायंगल, जो ज्योमेट्री का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और क्लास 10th के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। इस चैप्टर का जो वेटेज है वो मिनिमम 8 to 7 मार्क्स का है और ये चैप्टर एक डिफिकल्ट चैप्टर में से एक चैप्टर है। तो आइए चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रायंगल चैप्टर के अंदर हमने क्लास 9 के अंदर भी ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा था और क्लास 10 के अंदर हम भी ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्लास 9 के अंदर ऑलरेडी आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़कर आ चुके हैं। क्लास 9 के अंदर आप ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंसी पढ़कर आ चुके हैं। तो आप क्लास 10 के अंदर क्या पढ़ेंगे? सिमिलैरिटी। क्लास 10 के अंदर आप क्या पढ़ेंगे? सिमिलैरिटी। मैं आपको बता दूं कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के बीच में जो अंतर होता है, देखो सिमिलैरिटी वह फिगर होती है जो फिगर आंखों से देखने में बिल्कुल सिमिलर लगे। फॉर एन एग्जांपल, एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ सिमिलर ट्रायंगल, एवरी स्क्वायर इज अ सिमिलर फिगर और एवरी सर्किल इज अ सिमिलर फिगर। बट आप कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है कि एक दूसरे को ढकने वाली जो फिगर होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर के अंदर जो होता है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती है। सिमिलरिटी के अंदर जो होता है उसकी करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो बराबर होता है। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के अंदर जो होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। वही सेम सिमिलर ट्रायंगल के अंदर भी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो आपको एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखनी है कि every congruent figure is a similar figure but not vice versa। मतलब ऐसा इसका उल्टा नहीं होगा। और आपको एक स्टेटमेंट ये भी याद रखनी कि एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज अ सिमिलर ट्रायंगल बट एवरी सिमिलर ट्रायंगल इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, आपको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के बीच में एक अच्छा अंतर समझ में आ गया होगा कि सिमिलर ट्रायंगल कौन से होते हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन से होते हैं। आइए चलिए मैं आपको बता देता हूं क्राइटेरिया। देखो, आपको क्राइटेरिया जो पढ़ने हैं वो क्राइटेरिया नंबर 1 आपके पास है एसएएस का मतलब होता है अगर आपके पास दो ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, तो एसएएस का मतलब है कि ये साइड का रेशियो इस साइड के साथ, मैं सिमिलरिटी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इस साइड का रेशियो इसके साथ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर और इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? एसएएस। अगर इस तरीके से कोई भी दो फिगर सिमिलर कहलाती है तो वो क्राइटेरिया कौन सा होता है? एसएएस। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया आपके पास आता है एंगल, और इसी को ही हम ट्रिपल एंगल भी बोलते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा अगर आपके पास दो ट्रायंगल हैं उसका दो एंगल आपस में बराबर आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डबल ए। और ऑटोमेटिकली अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल जो होता है वो ऑटोमेटिकली बराबर होता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम डबल ए। तीसरा क्राइटेरिया होता है आपके पास एस, साइड, यानी कि कभी भी आपके पास दो ट्रायंगल हैं और आपके पास इस साइड का रेशियो इसके साथ, इस साइड का रेशियो इसके साथ और इस साइड का रेशियो इसके साथ अगर आपके पास बराबर आ जाता है तो इसको बोलते हैं हम क्या? ट्रिपल एस। चौथा आपके पास होता है आरएचएस ऑलवेज अप्लाइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, हाइपोटेनियस का रेशियो और कोई सी भी साइड का रेशियो अगर आपके पास गिवन है और वो बराबर है तो आप क्या कह सकते हैं? दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, किसके साथ? आरएचएस के साथ। तो आपको एसएएस का पता होना चाहिए, डबल ए का पता होना चाहिए, ट्रिपल एस का पता होना चाहिए और आरएचएस का पता होना चाहिए। ठीक है, क्लास 10th के अंदर केवल यही क्राइटेरिया है जिसका इस्तेमाल कर हम दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। ठीक है, आगे
चैप्टर में पढ़ने से पहले मैं आपको क्लास 10th की जो 6 चैप्टर है 6.1 थ्योरम में पढ़ा देता हूं। उस थ्योरम को हम बोलते हैं क्या है, बीपीटी। और बीपीटी एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आने की भी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो आइए चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बीपीटी के साथ। देखो बीपीटी, बीपीटी का मतलब होता है, बीपीटी क्या कहती है, बीपीटी का मैं पहले आपको स्टेटमेंट बता देता हूं। स्टेटमेंट कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी कि अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल है और उसकी नीचे वाली साइड या कोई सी भी साइड के अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हो, तो वो जो पैरेलल लाइन ड्रॉ है वो आपको जो बची कुची जो दो साइड है उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये क्या है, बीपीटी का स्टेटमेंट। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी को क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, तो आप स्टेटमेंट लिखोगे, ठीक है, और प्रूफ मैं आपको करा देता हूं। देखो क्वेश्चन के अनुसार आपके पास एक ट्रायंगल है ए, हमने माना ए बी और सी। आपके पास एक ट्रायंगल है जिसने डी दो पॉइंटों पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जो बीसी के साथ पैरेलल लाइन है। तो इसमें क्या लिखाएंगे हम, बीसी जो है वो पैरेलल किसके साथ है, डीई के। ठीक है सर, आपको समझ में आई बीपीटी का ये बात। अब आपको सबसे पहले इस फिगर के अंदर क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको सबसे पहले ज्वाइन करना है डी टू ई, बी टू ई, डी टू सी, बी टू ई। और आपको ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एडी पर, और डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको एई पर। इसको आप एम मान लो और इसको आप एन मान लो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन को आपको लिखना होगा ज्वाइन डी टू सी और बी टू ई। वहीं आप ड्रॉ करो, ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एम ऑन एडी, ठीक है, और ड्रॉ परपेंडिकुलर डी एन ऑन ए। यहां तक आपको बात समझ में आई? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई। आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आया? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया। अब आप इसका क्या देखेंगे, प्रूफ। कंस्ट्रक्शन आपने लिखा तो आप करिए इसका प्रूफ। ठीक, अब जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम इसका ट्रायंगल का एरिया निकालें ए डी ई का, ये दोनों क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर। ये दोनों क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर। तो आप सबसे पहले तो प्रूफ करेंगे, आप इसमें लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अब एडी का जो एरिया होगा आपके पास, अगर आप एम एन को एम ई को अगर आप परपेंडिकुलर मानते हो तो आपको बेस एडी माननी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 बेस क्या हो जाएगी आपके पास, एडी इंटू हाइट। हाइट आपके पास कितनी हो जाएगी, एम ई। ठीक है, वहीं आप एरिया निकालिए दूसरे ट्राइंगल आपके पास डी ई बी का। एरिया किसका निकालेंगे सर आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई का। अगर आप देखते हैं, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल इस तरीके से बन जाए सर, जैसे कि ये आपके पास कोई एक ट्राइंगल बन गया, अगर आप देखें कि इस ट्राइंगल की मुझे हाइट निकालनी है, क्या मैं इस वाली लाइन को आप एक्सटर्नली ड्रॉ करके इसकी हाइट निकाल सकते हो? तो मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, किसी भी ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो एक्सटर्नली ड्रॉ करी जा सकती है। अगर आप देखते हैं ए डी बी ई एक ट्राइंगल है, डी बी ई एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल की अगर आप हाइट देखें तो एम ही निकल कर आएगी, क्योंकि अगर आप बी डी को अगर एक्सटेंड करते हो और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो आपके पास जो डी बी ई है, इस ट्राइंगल की जो हाइट है आपके पास एम ही निकल कर आएगी। तो वही अगर आप डीबी का एरिया निकालोगे तो 1/2, अब बेस आपके पास कितनी बन जाएगी, डीबी इंटू, और इसकी भी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, एम ई। ठीक, ठीक है, आपको समझ में आया? और आप इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई बराबर 1/2 एडी मल्टीप्लाई एम ई अपॉन 1/2 डीबी मल्टीप्लाई
एम ई। ठीक है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, एम ई से एम ई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा सर, एडी अपॉन डीबी। आप इसको क्या मान सकते हो, पहली इक्वेशन मान सकते हो। ठीक है सर, आपको यहां तक बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यहां तक बात अच्छी तरीके से समझ में आई। ठीक है, अब बात आती है आपके पास, आप अब आप देख रहे हैं कि डी एन भी एक एडीई का परपेंडिकुलर है, तो डीएन के साथ भी एरिया और एडीई निकल सकता है। तो आप निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। जैसा कि आप जानते हैं एडीई के अंदर डीएन भी एक परपेंडिकुलर है, तो इसके अनुसार एरिया कितना हो जाएगा, 1/2। अब बेस डीएन के अनुसार एई हो जाएगी, तो यानी कि एई मल्टीप्लाई डीएन। अच्छी तरीके से समझ में आया। अब बात आती है, आप एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी, ई सी डी। अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी ट्रायंगल की एक्सटर्नल हाइट ड्रॉ हो सकती है। अगर आप ईसी को एक्सटेंड करते हो एन तक, तो यहां से लेकर यहां तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपके पास डीएन, वो ईसीडी की क्या हो सकती है, हाइट। तो आप इसके अंदर 1/2 बेस इसमें ईसी मानकर हाइट इसमें क्या मान सकते हो आप, डीएन। तो आप यहां पर इन दोनों का रेशियोस निकालते हो, तो आपके पास कितना आ जाएगा सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी। तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो 1/2 ए मल्टीप्लाई डी एन अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई ई सी डी एन। डी एन से डी एन कैंसिल कर सकते हो, 1/2 से 1/2, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी सर वो ए अपॉन ई सी बचेगी। यहां तक बात समझ में आई। यानी कि एरिया ऑफ एडी अपॉन एरिया ऑफ ईसीडी आपके पास बराबर कितना आ गया, ए अपॉन ईसी। यानी कि इसको आप क्या मान सकते हो, इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो। ठीक है सर, आप इसको क्या मान सकते हो, इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपको एक बात समझाई थी हमेशा, कि आपके पास अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है और एक पैरेलल लाइन से दो ट्रायंगल ड्रॉ हो जाए, ये दो ट्रायंगल ड्रॉ हो जाए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, और उनकी जो बेस हो बिल्कुल सेम हो। अगर दो पैरेलल लाइन हो और दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल ड्रॉ हो जाए और उनकी जो बेस होती है बिल्कुल सेम होती है, तो उन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमेशा बराबर होता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई डीबीई वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी। क्यों, अभी मैं आपको बताता हूं। अब जैसे कि आप फिगर के अंदर देखिए कि डीई का है, पैरेलल है किसके साथ, बीसी के साथ। तो एक जो ट्रायंगल बनना है वो बनना है ई सी डी, और दूसरा ट्रायंगल बनना है डी ई बी, यानी कि डी बी ई। तो इन दोनों ट्रायंगलों की जो बेस है वो बिल्कुल सेम है, और दोनों ट्रायंगल है वो दो पैरेलल लाइन के बीच में है। तो इन दोनों ट्रायंगलों का जो होगा वो एरिया क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो कैसा होगा, बराबर, क्योंकि एंगल ट्रायंगल बिटवीन बिटवीन पैरेलल लाइन विद सेम बेस हैव इक्वल एरिया। ये आपकी क्लास 9 की थ्योरम है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ट्रायंगल बिटवीन द पैरेलल लाइन बिटवीन द विद सेम बेस हैव द इक्वल एरिया। तो इसका मतलब क्या होगा, डीबी ट्रायंगल का एरिया ईसीडी ट्रायंगल के बराबर होगा। तो वही आप कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी।
जब आप कह सकते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं आपके पास, उन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो बराबर है, तो मैंने इनके ऊपर भी, इसके ऊपर भी एडीई लिख दिया, इसके ऊपर भी एडीई लिख दिया, तो दोनों इक्वेशन के समांतर तरीके से दोनों की चीजों की तरफ से एडीई इधर लिख दिया, एडीई इधर लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, दोनों बातें बराबर होंगी। हाँ जी सर बराबर होंगी। तो आप फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो आप एडीई अपॉन डीबीई पहली इक्वेशन के अनुसार किसके बराबर है सर, एडी अपॉन डीबी के। वही एडीई अपॉन ईसीडी दूसरी इक्वेशन के अनुसार किसके बराबर है सर, वो बराबर है एई अपॉन ईसी के। और यही बात आपको क्या प्रूफ करनी थी कि जो एक पैरेलल लाइन होती है वो किस सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो आई होप आपको जो बीपीटी है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि जब आपके पास कोई ट्रायंगल होता है, अगर उसके अंदर एक पैरेलल लाइन है तो हमेशा एक चोंच की तरफ से चलते हैं, तो एडी अपॉन डीबी बराबर होता है एई अपॉन ईसी के। ठीक है सर, एडी अपॉन डीबी बराबर होता है एई अपॉन ईसी के। अगर आप इस बीपीटी को थोड़ा एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। देखो वहीं आप बीपीटी का दूसरा जो साइड होती है, बीपीटी की जो साइड होती है दूसरी, वो ये भी होती है कि एडी छोटी वाली साइड अपॉन पूरा एबी बराबर होता है एई अपॉन एसी के। ये बात भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। क्यों सर, क्यों, अगर इसमें +1 कर देंगे, इसमें +1 कर देंगे तो ये वाली साइड भी निकल कर आ जाएगी। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि बीपीटी के अनुसार आपके पास दो बातें बनकर आई हैं कि इस ट्रायंगल के अंदर आपके पास एडी अपॉन डीबी बराबर होता है सर एई अपॉन ईसी के। ठीक है, और वहीं दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि एडी अपॉन एबी बराबर होता है एई अपॉन एसी के। तो ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो बीपीटी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आई होप आपको बीपीटी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना है, बीपीटी का प्रूफ आपको हमेशा याद रखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, तो आइए चलिए बीपीटी पर एक सवाल कर देखते हैं। तो देखिए जैसा ये सवाल है, ये सवाल आपके पास गिवन है कि पी क्यू पैरेलल है ए बी के। देखो जहां पर भी अगर पैरेलल लाइन आपके पास किसी भी ट्रायंगल के अंदर आ गई तो ऐसा समझ लीजिए उस ट्रायंगल के अंदर आपके पास क्या लगेगी, बीपीटी लगेगी। ठीक है, आपके पास ये ट्रायंगल गिवन है कि आपको गिवन है कि सी ए बी या ए बी सी के अंदर पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके साथ, ए बी के। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो लाइन पैरेलल होती है उसकी आप चोंच पकड़ो। ठीक है ना, आप उस चोंच से आप शुरुआत करोगे तो यानी कि सी पी, देखो इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल सी ए बी, सी ए बी, इस ट्रायंगल के अंदर आपके पास क्या गिवन है सर, जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके साथ, ए बी के साथ। तो आप इसके अंदर कह सकते हैं कि सी पी अपॉन पी ए वो सर बराबर होगी आपके पास किसके, सी क्यू अपॉन क्यू बी। यहां तक बात समझ में आई। और ये बराबर क्यों होगी सर, बाय बीपीटी। बीपीटी की वजह से ये दोनों साइडें बराबर होंगी, इनका रेशियोज बराबर होंगे। और आप जानते हैं इनकी सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है और आपको जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है सर, एक्स की निकालनी है। तो यहां पर आप सीपी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपके पास आ जाएगा x+3 और पीए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3x+19 इक्वल्स टू सी क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी x और क्यू बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 3x+4। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये लिख दिया तो आप इसमें क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। अगर आप इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके इधर करते हैं तो आपके पास आ जाएगा x+3 की मल्टीप्लीकेशन आप इसके साथ करेंगे 3x+4 इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू आ जाएगी x और 3x+19। ठीक है, आप देखो x की मल्टीप्लाई 3x के साथ 3x², x की 4 के साथ 4x, 3 की 3 के साथ 9x और 3 की 4 के साथ 3 चौक 12, x की 3 के साथ 3x², x की 19 के साथ आपके पास आ जाएगा 19x। आप जैसे कि जानते हैं इधर भी 3x² है और इधर भी 3x², तो ये दोनों कैंसिल ईच आउट हो जाएंगे। 4x और 9x आपके पास कितना हो गया 13x
और यहाँ पर 19x है, आप इधर को लेकर आओगे तो माइनस के 19x इज इक्वल टू, ये प्लस का 12 इधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस का 12। आपके पास वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस के 12। अगर आप 13 में से 19 को सबसेट करते हो तो आपके पास आ जाएगा माइनस के 6 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस के 12। आप माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो, 6 से 12 कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी सर, 2। तो 6 2 जा 12। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो x की वैल्यू आपके पास आई है वो सर कितनी आई है आपके पास, x की वैल्यू वो 2 आई है। x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 2। तो बीपीटी पर इस प्रकार के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। आइए चलिए देखते हैं आज का अगला सवाल। देखो अगला सवाल आपके पास गिवन है, ये भी एक बीपीटी पर है। जहां पर पैरेलल लाइन आई वहां पर लगी बीपीटी, जहां पर पैरेलल लाइन आई वहां पर लगी बीपीटी, ये दिमाग में आप बैठा लीजिए। देखो ट्रायंगल जो चैप्टर है वो एक तरीके से आप समझकर चलिए कि एक फॉर्मेट वाला चैप्टर है। जैसा आप कोई भी लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो आप उसमें एक फॉर्मेट में चलते हैं, ऐसी एक ट्रायंगल चैप्टर, तो इसमें भी आप एक फॉर्मेट में चलेंगे। आपने देखा यहां पर पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन है तो क्या लगी, क्या लगी सर, बीपीटी। तो इसका मतलब क्या है, आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपके पास वैल्यू सारी गिवन है, तो आपके पास डी, देखो आपके पास जो है वो जो डी है वो किसके साथ है, पैरेलल, बीसी के। तो पैरेलल होने की वजह से आपको पता है, मैंने जहां बोला था क्या, चौंस से चलेंगे आप। तो आपके पास एडी, एई, बीडी और सीई की वैल्यू आपके पास गिवन है। तो आप लिख सकते हैं सर एडी अपॉन डीबी बराबर होगी एई अपॉन ईसी के। रीजन क्या है, बाय बीपीटी। रीजन क्या है, बाय बीपीटी। क्यों, जहां पर पैरेलल लाइन आई वहां पर इस्तेमाल हुई बीपीटी। और बीपीटी इस्तेमाल कैसे होती है, जहां पैरेलल लाइन होती है उसकी आप चोंच पकड़ के चलते हैं। तो एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी, तो उस चोंच को पकड़कर चलना है, ठीक है सर। अब एडी की वैल्यू को आप क्वेश्चन में से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एडी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4x माइनस 3, और डीबी की वैल्यू आप हो जाएगी आपके पास कितनी हो जाएगी सर, 3x माइनस 1 इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 8x माइनस 7, और ईसी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, ठीक है। आपके पास अब आप करिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आपके पास आ जाएगा 4x माइनस 3 की मल्टीप्लीकेशन आपके पास आ जाएगी 5x माइनस 3 इक्वल टू 8x माइनस 7 की मल्टीप्लीकेशन आपके पास आ जाएगी 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, ठीक है। आप देखो 4x की 5 के साथ 5 चौक 20 यानी कि 20x स्क्वायर, 4 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगी तो आपके पास कितना है 20x स्क्वायर। तो 4x की 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस के 12x, 3 की 5 के साथ आपके मल्टीप्लीकेशन करोगे तो माइनस के 15x, और 3 की 3 के साथ माइनस माइनस प्लस यानी कि 9 इक्वल टू 8 की 3 के 8 दिया 24x स्क्वायर, 8x की 1 के साथ माइनस के 8x, 7 की 3 के साथ 20, 7 3 या 21 माइनस के 21x, और माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस के 7। तो वही आप जानते हैं यहाँ पर 20x स्क्वायर है, तो आप 24x स्क्वायर को इधर लेकर आइए, सारी बात है। तो 20x स्क्वायर तो माइनस के इधर आकर हो जाएगा 24x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 12 और 15 कितने होगा, माइनस के 27, और यहां पर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया आपके पास 29, माइनस के 29 तो इधर आकर के बन जाएगा प्लस के 29x, और यहां पर आपके पास वैल्यू ऑफ प्लस के 9, तो इधर आप 7 इधर आकर हो जाएगा माइनस के 7 इक्वल टू 0, ठीक है। सारी बातें मैंने एलएचएस में लिख ली। तो आप देखते हैं 20x स्क्वायर में से माइनस के 24 करते तो आपके पास माइनस के 4x स्क्वायर बचेगा। आपके पास कितना बचेगा, माइनस के 4x स्क्वायर, और देखते हैं माइनस के 27 है प्लस के 29 है तो आपके पास बचेगा प्लस के 2x, प्लस के 9 है और माइनस के 7 है तो आपके पास बचेगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर आपके पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे बड़ा जो रूल होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव बना लो। अगर आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाओगे तो माइनस से मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी जो पूरी इक्वेशन है वो 2 से भी डिविजिबल हो रही है, तो आप इस इक्वेशन को किस चीज से डिवाइड कर दीजिए, माइनस के 2 से, ठीक है ना। आप इस इक्वेशन को किस चीज से डिवाइड कर दीजिए, माइनस के 2 से। अगर आप इसको माइनस के 2 से डिवाइड करते हो तो देखो माइनस के 2 से 4 डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर। इसको 2x को 2 से डिवाइड माइनस के 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 1x, और इसको माइनस के डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0।
ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं 2 की मल्टीप्लीकेशन आप 1 के साथ करते हो तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 2। तो यानी कि बीच वाली टर्म को 2 टर्मों में डिस्प्लिट करो कि आपके पास मल्टीप्लीकेशन करके तो 2 आ जाए और माइनस करके आपके पास वैल्यू कितनी आए 1। तो आप कितना कर सकते हो सर, 2 माइनस के 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपके पास कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस x और माइनस 1 इक्वल टू 0। आप इन दोनों टर्म में देखते हो 2 कॉमन आ रहा है 2x, तो यहां पर कितना बचा x माइनस 1 और इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन नहीं है तो आप प्लस का 1 कॉमन ले सकते हो तो x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो आपके पास 2 फैक्टर बन गए यानी कि 2x प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। तो आपके पास जो x की वैल्यू आ गई आपके पास सर, एक तो इससे आ जाएगी माइनस के 1/2 और एक हिस्सा आ जाएगी प्लस का 1। तो यानी कि x की 2 वैल्यू आपके पास आ रही है, एक तो माइनस का 1/2 और एक प्लस का 1/2। ठीक है। तो आप दोनों वैल्यूज देखो, आप जानते हैं कि x एक कैसी वैल्यू है, डिस्टेंस है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो आप जानते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है वो AD की है। अब AD की वैल्यू आपके पास गिवन है 4x माइनस के 3। अगर आप देखते हैं 4x माइनस के 3, अगर 4x माइनस के 3 के अंदर अगर हम 1 पुट करते हैं तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी सर 1। 8x माइनस 7 के आप पुट करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी सर 1। इसमें वैल्यू आपके पास आएगी 2 और इसमें वैल्यू कितनी आएगी आपके पास सर 2। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू +1 रखने पर ये दोनों के रेशियो जो है वो बराबर आ रहे हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। अगर माइनस का 1/2 रखते हो तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी इस वाली टर्म की वो निगेटिव आ जाएगी। कैसी आ जाएगी, निगेटिव। और ये AD की दूरी है तो AD एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी निगेटिव हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू को आप निगेटिव नहीं ले सकते। x की वैल्यू को आप सर निगेटिव नहीं ले सकते। तो आपका जो आंसर हो जाएगा फाइनल x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप x की वैल्यू को माइनस के 1/2 ले रहे हो और पुट कर रहे हो तो डिस्टेंस आपकी निगेटिव निकल कर आ रही है और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो इस वजह से आपकी x का आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, आपको यह सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, ये रहा आपका सवाल। ठीक, इसमें जो x की वैल्यू आई है आपके पास वो कितनी आई है सर 1। ठीक, देखो अब आपके पास ये सवाल है, ये सवाल है कि साइड AB BC मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है आपके पास, ये एक ट्राइंगल ABC है, आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड PQ PR ऑफ मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल है सर। शो दैट ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR सिमिलर होना चाहिए ट्राइंगल PQR के। तो देखो आपके पास 2 ट्राइंगल गिवन है, ये NCERT का 6.3 का लगभग 12वां सवाल है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल में से मैं मान के चलता हूं कि ये सवाल आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ही ज्यादा है। एक तो 12वां सवाल और एक 14 सवाल, मैंने दोनों सवाल इस PPT के अंदर रखे हैं और मैं दोनों सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा कर जाऊंगा। इस 12वें सवाल को आप अच्छी तरीके से समझिए NCERT वाले को। देखो आपके पास गिवन है 2 ट्राइंगल, एक तो ABC और एक PQR। पहले मैं 2 ट्राइंगल बना लेता हूं। अगर आपके पास 2 ट्राइंगल गिवन है सर, एक तो ABC ABC और दूसरा ट्राइंगल आपके पास गिवन है PQR, यानी कि आपके पास 2 ट्राइंगल गिवन है सर ABC PQR। अब आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि साइड AB BC और AD आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, गिवन है साइड AB BC और AD मीडियन, जो आपके पास इस ट्राइंगल के अंदर AD जो है वो मीडियन है, AD मीडियन आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड PQ BC के नीचे सर आपके पास PR और AD के नीचे सर आपके पास PM, और PM क्या है आपके पास मीडियन है, तो आप PM को ड्रॉ कर लेंगे मीडियन के अंदर। यानी कि आपके पास क्वेश्चन के अंदर ये चीज गिवन है सर। हाँ जी सर, ये चीज गिवन है। अब आपको जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, आपको ABC को सिमिलर प्रूफ करना है। किसके? ABC को सिमिलर प्रूफ करना है किसके? PQR के। अब जैसे कि आप जानते हैं 2 जो ट्राइंगल है आपके पास वो गिवन है, देखो मैं आपको इधर कर लेते हैं। देखो आप लो इन ट्राइंगल ABD, इस सवाल को करते हैं हम इन ट्राइंगल ABD
डी एंड सेम इस ट्रायंगल पी क्यू एम, ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है, अब देखो ए बी डी के अंदर, ए बी डी के अंदर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है सर बी सी अपॉन पी आर बराबर है एडी अपॉन पीएम बी। ये तो बात गिवन है। अगर मैं बीसी का आधा कर दूं, बीसी का अगर मैं आधा कर दूं तो बीडी हो जाएगा क्योंकि एडी मीडियन है। वहीं अगर मैं क्यू आर का आधा कर दूं तो पीएम एक मीडियन है तो क्यू एम हो जाएगा। तो 1/2 की मल्टीप्लीकेशन ऊपर कर दी और 1/2 की मल्टीप्लीकेशन मैंने नीचे कर दी। तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बीसी का आधा बीडी और पी आर का आधा आपके पास कितना आ जाएगा क्यू एम, तो एडी अपॉन पीएम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम, यानी कि इस ट्रायंगल की तीनों साइडों का जो रेशियो वो बराबर आ गया है ना। तो यानी कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम के। और रीजन क्या है, बाय एस एस एस, क्योंकि तीनों साइडों का इस्तेमाल हुआ है। अब दो ट्रायंगल जब हमारे पास सिमिलर आ जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के। हम लिख सकते हैं एंगल बी जो होगा वो बराबर आ जाएगा एंगल क्यू के। रीजन क्या है, बाय सीपीएसटी। सीपीएसटी की फॉर्म क्या, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब आपके पास जो बी क्यू बी एंगल बी है वो क्यू के बराबर आ गया, ये वाला सर आपके पास एंगल बी जो है वो क्यू के बराबर आ गया। और आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन पी आर के। तो आप देख रहे हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और इन दोनों साइडों के बीच का एंगल बराबर मैं अबव प्रूफ कर चुका हूं। तो इन सो बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर, हैंस प्रूव्ड। आपको ये दोनों ट्राइंगल क्या करने थे सर, सिमिलर करने थे। और मैं छोटे से छोटे तरीके से इस सवाल को करना आपको सिखा दिया है। तो आपको यह सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये एनसीईआरटी का 12वां सवाल है। आइए चलिए देखते हैं 14th वाला क्वेश्चन, 14th वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये एनसीईआरटी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आपके पास गिवन है कि साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू। देखो इसके अंदर बिल्कुल सेम सवाल है, आप इसमें यहां लिख लीजिए ए बी सी की जगह, बी सी की जगह सर आप लिख लीजिए ए सी, और आपके पास इधर आ जाएगा ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू, क्यू आर की जगह आप लिख लीजिए पी आर। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखो इस बीसी की जगह आप लिख लीजिए एसी और इस क्यू आर की जगह आप लिख लीजिए पी आर। ठीक है, ये सवाल बिल्कुल सेम 12वें जैसा हो गया, मैंने अब चेंज करके आपको 14th वाला क्वेश्चन बना दिया। तो ठीक है, देखो आपके पास गिवन है कि साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू पी आर एंड द मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, देन शो दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो आप पहले दो ट्राइंगल को ड्रॉ कर लीजिए, एक ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल। आपके पास क्या ट्राइंगल है, ए बी सी पी क्यू आर। इस ट्राइंगल के अंदर मीडियन कौन सी है, एडी, और इस ट्राइंगल के अंदर जो मीडियन है वो कितनी है, पीएम। ठीक है सर, आपके पास ये सवाल गिवन है। अब आपको जो सिमिलर प्रूफ करना है वो करना है दोनों ट्राइंगल को सिमिलर। अब जैसा कि पिछले वाले सवाल के अंदर आपके पास ए बी अपॉन बी सी दिया था, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर पिछले वाले सवाल के अंदर दिया था। तो दोनों साइडों के बीच का एंगल कितना था आपके पास, ए और बी, तो बी को मैंने क्यू के बराबर प्रूफ करा। लेकिन इस सवाल के अंदर आपके पास जो गिवन है
जो इस सवाल के अंदर आपके पास जो गिवन है वो क्या है, ए बी ए सी ए डी पी क्यू पी आर, और एडी की जगह आप लिख सकते हैं पी, और एडी अपॉन पी एम। ठीक है, तो यानी कि आपके पास जो गिवन है वो ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और एडी अपॉन पी एम इक्वल आपके पास गिवन है। तो आपको जो आपके पास जो गिवन है वो ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर है, तो यानी कि आपको ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो इस एंगल को इक्वल प्रूफ करने के लिए आपको इस फिगर के अंदर क्या करना पड़ेगा सर, आपको कंस्ट्रक्शन, क्या करना पड़ेगा सर, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आप इसमें कंस्ट्रक्शन करिए। देखो, आप एडी को एक्सटेंड करो ई तक, सच दैट एडी बराबर है एई के, और आप इसको और इसके साथ ज्वाइन कर दो, और इसी तरीके से पीएम को आप एक्सटेंड करो एन तक, सच दैट पीएम बराबर है एम एन के, और आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो आप इस कंस्ट्रक्शन में जो आपने करा है उसको आप लिखिए। तो आपने कंस्ट्रक्शन में करा है कि एक्सटेंड एडी टू ई सच दैट इस प्रकार है कि एडी बराबर है डी के। ठीक है, और दूसरा कंस्ट्रक्शन आपने करा है एक्सटेंड, या फिर आप लिख दीजिए सेम इन पी क्यू आर। ठीक है, आपने ये एक्सटेंड करा है कि एडी को आपने एक्सटेंड करा है डी तक, सच दैट एडी बराबर है डी के, पी एम को आपने एक्सटेंड करा है एन तक, सच दैट कि पी एम बराबर है एम एन के। यहां तक बात आपको समझ में आई? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई। नाउ आप पहले इस कोऑर्डिनेटर को देखिए, ए बी ई सी इन क्वाड्रिलेटर ए बी ई सी, ए बी ई सी, ये एक क्वाड्रिलेटर है। अब इस क्वाड्रिलेटर के अंदर जो दो डायगोनल बनने हैं, एक तो ए और एक बी सी। अब जैसे कि आप जानते हैं कि एडी बराबर है डी के, जो एडी है वो बराबर है डी के बाय कंस्ट्रक्शन, और बीडी बराबर है डीसी के, बीडी बराबर है डीसी के। बीडी किसके बराबर है सर? डीसी के। रीजन क्या है? एडी इज मीडियन। एडी क्या है आपके पास? वो क्या है? मीडियन है। एडी आपके पास क्या आ रही है सर? आपके पास एडी क्या है आपके पास? वो मीडियन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। तो इस क्वाड्रिलेटर के जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं। ठीक है ना? तो डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी बाइसेक्ट ईच अदर। तो यानी कि आपके पास जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं, और किसी भी क्वाड्रिलेटर के डायगोनल अगर आपके पास बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटर क्या बन जाता है सर? वो क्वाड्रिलेटर आपके पास क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। तो हेंस हम कह सकते हैं ए बी ई सी इज अ पैरेललोग्राम। अब आपके पास ए बी ई सी क्या बन गया आपके पास? पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की जो सर प्रॉपर्टी होती है उसकी अपोजिट साइड कैसी होती है? पैरेलल और इक्वल होती है। तो वही मैं कह सकता हूं एसी जो है वो बराबर आ जाएगी बीई के। एसी किसके बराबर आ जाएगी सर? बीई के। और ए बी बराबर आ जाएगी आपके पास, जो ए बी है वो बराबर आ जाएगी ईसी। यहां तक बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। आप इन दोनों बातों पे लिख सकते हो, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, वही वही इसी चीज को मैं कह सकता हूं सिमिलरली
अब इस फिगर को देखिए, सिमिलरली जो मैंने काम इस फिगर के अंदर करा है वही काम मैं इस वाली फिगर के अंदर कर सकता हूं। इसके भी डायगोनल इज बाइसेक्ट ईच अदर कर रहा है, तो मैं इतनी सारी बातें ना लिखकर मैं सिमिलरली कह सकता हूं कि पी क्यू एन आर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, सो पी आर बराबर होगी क्यू एन के और पी क्यू बराबर होगी आर एन की। यहां तक बात समझ में आई? यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये साइड इसके और ये इसके। यहां तक बात अच्छी तरीके से आपको समझ में आई? हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से हमें समझ में आई। देखो यहां तक बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब आप समझिए, नाउ इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन। अब आपने ये दो ट्राइंगल ले लिए। अब इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आप जैसा कि जानते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए सी अपॉन पी आर, और वो बात बराबर है ए डी अपॉन पी एम के। ये बात जो है आपको ऑलरेडी गिवन है ना? ये वाली जो बात है आपको ऑलरेडी गिवन है। अब आपको ये वाली बात को इस ट्रायंगल के अनुसार चेंज करना है। देखो ए बी पी क्यू तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर है ही। अब जानते हैं कि ए सी, ए बी अपॉन पी क्यू। अब ए सी जो मेरे पास ए सी थी, जो मेरे पास ए सी है वो किसके बराबर है? बी के। और पी आर, और पी आर किसके बराबर है? क्यू एन के। अब मैं इसकी भी मल्टीप्लीकेशन 2 से कर दूं और इसकी भी मल्टीप्लीकेशन 2 से कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देखें तो एडी का जो दुगना है, एडी का जो दुगना है वो ए ई है, एडी का जो दुगना है वो ए ई है, और वहीं पीएम का जो दुगना है वो पीएन है। यहां तक बात अच्छी तरीके से समझ में आई? तो हम क्या कह सकते हैं? बाय एस 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 ट्राइंगल ए बी ई आपके पास आ गया सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन। यहां तक बात समझ में आई? यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है आपके पास, इस वाले ट्राइंगल के क्या आ गया? सिमिलर आ गया। अब इसकी जो ट्राइंगल सिमिलर आने की वजह से ये जो दो ट्राइंगल है वो कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। सिमिलर की वजह से कि करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो जाएंगे सर? इक्वल। तो यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो हैज एंगल बी बी ए डी बराबर होगा एंगल क्यू पी एम के, क्यू पी एम के। यहां तक बात समझ में आई? और रीजन क्या है? क्योंकि ऊपर वाले ट्रायंगल सिमिलर है तो सीपीएसटी लिख सकता हूं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। तो वही अगर आप देखते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल के एंगल के बराबर आ गया, तो सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल भी आपके सिमिलर आएंगे, सेम प्रॉपर्टीज है। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूं एंगल सी ए डी, सी ए डी वो किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? एंगल आर पी एम के, आर पी एम के। यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है, वो सिमिलरली है। आप इसको पहली इक्वेशन मानते हो तो इसको आप दूसरी इक्वेशन मान लो। तो आप क्या कर सकते हो? आप लिख सकते हो ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को आप जोड़िए तो आपके पास हो जाएगा एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल क्यूपीएम प्लस एंगल आरपीएम। ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस फिगर के अंदर अगर मैं इन दोनों एंगलों का सम और इन दोनों एंगलों का सम करता हूं तो इन दोनों एंगलों का सम ए होता है और इन दोनों एंगलों का सम पी होता है। ठीक है ना? इन दोनों एंगलों का सम कितना होता है? पी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इन दोनों एंगलों का सम कितना हो गया? एंगल ए बराबर किसके आ गया? एंगल पी के। और एंगल ए बराबर किसके आ गया? एंगल पी के। तो ऑलरेडी अगर आपको पास गिवन है कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए सी अपॉन पी आर के, है ना? कि जो आपके पास फिगर गिवन है उसके अंदर एंगल ए बराबर आ गया एंगल पी के, और ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों बातें बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं?
तो हम क्या कह सकते हैं, बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होंगे ट्राइंगल पी क्यू आर के। आई होप बहुत अच्छी तरीके से आपको ये सवाल समझ में आया होगा। यानी कि दो ट्राइंगल थे आपके पास, और मैंने आपको बताया कि अगर 14th सवाल है तो आपको ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। अगर 12th वाला सवाल है तो आपको ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। तो आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। शायद आपको, देखो ये सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मोस्ट 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 भाई स्टार लगा लो इस सवाल पे, जो मैं तो कह रहा हूं शायद इस साल भी ये बोर्ड एग्जाम में आ जाए। 2023 में भी आया था, 2024 में, और पिछले साल 2025 में, क्या पता आपके पास 2026 के अंदर भी आ जाए। देखो आपके पास गिवन है, इन द गिवन फिगर, देखो मैं फिगर बना देता हूं आपके पास। जो फिगर है वो ये है, ठीक है। ये एक्स, ये वाई, और ये जेड, यानी कि पी ए क्यू बी। और देखो एपी आपके पास कितनी है, आपके पास इन द गिवन फिगर पी ए क्यू बी आर सी आर ईच परपेंडिकुलर टू द ए सी। ए सी आपके पास क्या है, एक लाइन है। तो दूसरी आपके पास जो गिवन है वो सी आर, यहां पर आर आ जाएगा, ए पी यहां पर पी आ जाएगा, और बी क्यू यहां पर बी क्यू आ जाएगा। तो आपको जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, 1/x प्लस 1/z इक्वल टू होगा 1/y के। ये बात आपको प्रूफ करनी है। और ये सारे क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है, और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। देखो अगर कोई भी एक लाइन हो, जैसे मैंने ये एक लाइन है, इस पर दो परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये दोनों लाइनें कैसी होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। तो नाउ आप देख सकते हैं इन ट्राइंगल पी ए सी, पी ए सी एंड ट्राइंगल क्यू बी सी, क्यू बी सी, यानी कि हमने यहां से शुरुआत करी है आपके पास। तो पी ए सी क्यू बी सी, आपके पास दो ट्राइंगल हो गए सर आपके पास। तो आप इन दो ट्राइंगल के अंदर आप देख रहे हैं कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री, यानी कि दोनों एंगल क्या है आपके पास, ईच 90 डिग्री है सर। हाँ जी सर, आपके पास ईच 90 डिग्री है। वहीं आप देखते हैं कि एंगल सी इसके अंदर भी है, और एंगल सी ये वाला जो एंगल है वो इसके अंदर भी है। तो आप इसके अंदर कह सकते हैं ये दोनों एंगल क्या हो गए आपके पास, कॉमन, है ना सर। तो आप कह सकते हैं ट्राइंगल पी ए सी आपके पास सिमिलर आ जाएगा ट्राइंगल क्यू बी सी बाय डबल ए। यानी कि दोनों ट्राइंगल आपके पास सिमिलर आ गए बाय डबल ए क्राइटेरिया। अगर दो ट्राइंगल आपके पास सिमिलर होते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो क्या होता है सर, बराबर होता है। तो आप लिख सकते हो, देखो पी ए, तो पी ए आपके पास है तो अपॉन में आपको क्यू भी लिखनी पड़ेगी, वो बराबर किसके होगा, ए सी अपॉन 20, है ना सर। तो आप लिख सकते हैं पी ए की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूट, तो आपके पास हो जाएगा एक्स, क्यू बी की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, आपके पास हो जाएगा वाई, और ए सी और बी सी आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। देखो आपके पास यहां पर 1/x है, तो आप यहां पर इसको रेसिप्रोकल कर लो। तो ऑन रेसिप्रोकल आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, ऑन रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी y अपॉन एक्स इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। यहां तक बात समझ में आई सर आपको, यहां सर हमें यहां तक बात समझ में आई। तो देखिए आपने पहले इधर से ट्रायंगल लिया, अब आप इसको इधर से ट्रायंगल लीजिए, तो दूसरा ट्रायंगल आपके पास बन जाएगा क्यू बी ए और आर सी ए। नाउ इन ट्रायंगल क्यू बी ए, क्यू
बी ए एंड ट्रायंगल आर सी ए। आर सी ए, ठीक है ना। आपने ये दो ट्रायंगल लिए क्यू बी ए और आर सी ए। मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में लिखते चलिए क्यू बी ए और आर सी ए। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल क्यू एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल सी के। रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री फॉर दिस ट्रायंगल। और दूसरी बात, एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, कॉमन। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपके पास कितने आ गए, कॉमन। आगे चलिए, ठीक है, कॉमन आ गए। तो बाय ए ए ट्रायंगल क्यू बी ए आपके पास आ जाएगा सिमिलर आर सी ए। अब दो जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो सर आपको पता होगा वो बराबर होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, क्यू बी अपॉन आर सी वो बराबर किसके होगा सर, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है सर, आपके पास ये, अब आप जानते हैं क्यू बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, वाई, और आर सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, जेड। तो लिख सकते हैं यहां पर ए बी अपॉन ए सी। इसको आप पहली इक्वेशन मान लो और इसको आप दूसरी इक्वेशन मान लो। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपके पास ऐड करने पर आपके पास y अपॉन एक्स वाई अपॉन जेड बराबर आ जाएगा बी सी अपॉन ए सी प्लस ए बी अपॉन ए सी। तो आप यहां सर y कॉमन अगर आप लेते हो तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। वहीं आप देखते हैं दोनों के एलसीएम सेम है, तो आपके पास आ जाएगा ए सी, ऊपर लिख सकते हो आप बी सी प्लस ए बी। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि इस फिगर के अंदर अगर आप ए बी को बीसी के साथ प्लस करते हो, ए बी को बीसी के साथ प्लस करते हो, ए बी को बीसी के साथ प्लस करते हो, तो आपके पास आ जाएगा ए सी, है ना। तो आप इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वाई 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, यानी कि बीसी प्लस ए बी मैंने अभी आपको बताया ए सी अपॉन ए सी। अब आप एसी से एसी को कैंसिल करते हो, वाई इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर जाकर डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन जेड बराबर 1 अपॉन वाई। हैंस प्रूव। आपको यह सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में समझ में आया होगा। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि इन द गिवन फिगर एंगल सीई एफ और एंगल सी एफ ई, यानी कि सीई एफ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे हैं, बराबर। एफ इज द मिड पॉइंट, एफ एक मिड पॉइंट, तो डी एफ बराबर होगा एफ सी के ऑफ डी सी। प्रूव दैट ए बी अपॉन बी डी बराबर होगा ए ई अपॉन एफ डी के। ठीक है, तो आप इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, आप यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, डी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। आप किस पर, एसी पर, और पैरेलल किससे करना है, बी के। और यहां पर आप लिख लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिए ऑन कंस्ट्रक्शन, ऑन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऑन कंस्ट्रक्शन आपके पास आ जाएगा डी जी पैरेलल बीई। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ए बी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन एफ डी के प्रूफ करना है। तो आप देख रहे हैं इन ट्रायंगल, देखो पहले आप इधर देखो, इन ट्रायंगल डी सी जी, डी सी जी, ये एक ट्रायंगल है। आप इस ट्रायंगल के अंदर आप देख रहे हैं कि डी सी जी के अंदर, के डी सी जी के अंदर आपके पास डी जी जो है वो पैरेलल है एफ ई। तो जहां पैरेलल लाइन आई वहां पे लगती है बीपीटी। अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है तो आप इस चोंच को देखिए, तो सीई अपॉन ई जी, सीई अपॉन ई जी वो बराबर हो जाएगी सी एफ अपॉन एफ डी के, सी एफ अपॉन
एफडी के। यहां तक बिल्कुल बात समझ में आई? हाँ जी सर, बिल्कुल बात समझ में आई। तो आपके पास जो वैल्यू है वो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो यानी कि सीई अपॉन एफ डी। तो देखो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो सीई बराबर किसके है? जीई के। तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी सर वो सी एफ, देखो एफ डी। अब एफ क्या है? एक मिड पॉइंट है। एफ क्या है सर आपके पास? मिड पॉइंट है। तो आपके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसको इसके साथ कैंसिल कर सकते हो। तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? सीई अपॉन ई जी। क्यों? क्योंकि सी एफ, एफ एक मिड पॉइंट है, तो सी डी एफ और सी एफ आपके पास क्या होगी? वैल्यू बराबर होगी। तो 1 ई जी की मल्टीप्लीकेशन आप इसके साथ करोगे तो ई सी ई बराबर किसके आ जाएगा? ई जी के। यानी कि जो वैल्यू है सीई बराबर किसके आ जाएगा आपके पास? ई जी के। वहीं आपके पास सी एफ बराबर किसके आ जाएगा? डी एफ के। तो वहीं आप इस वाली साइड को इस वाली साइड के बराबर कर सकते हो और इस वाली साइड को इस वाली साइड के बराबर कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल भी बराबर है। ठीक है ना? तो सिमिलरली हम कह सकते हैं डी एफ बराबर होगी ई जी के। क्यों? क्योंकि आपके पास ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो सीई बराबर होगी एफ सी के। तो एफ सी बराबर है डी एफ के, तो डी एफ बराबर होगी ई जी के। ठीक है ना? देखो ये डी एफ है, डी एफ। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। नाउ देखो, नाउ नाउ इन ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल आपके पास है ए बी ई, ए बी ई। अब देखो ए बी ई के अंदर डीजी जो है वो पैरेलल है किसके? बी के। जो डीजी है वो पैरेलल है सर बी ई के। यहां तक बात समझ में आई? अब देखो पैरेलल है तो आप चोंच पकड़ के चलोगे। मैंने आपको सिखाया है कि आप क्या लिखोगे? एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी बराबर होगा ए जी अपॉन ई जी। यहां तक बात समझ में आई? अगर आप इस इक्वेशन में दोनों तरफ +1 करते हो, इधर भी +1 करा और इधर भी +1 करा, तो आपके पास कितना हो जाएगा? डीबी प्लस एडी अपॉन डीबी बराबर एजी प्लस ईजी अपॉन ईजी। तो आप अगर फिगर के अंदर देखते हो, देखो फिगर के अंदर आप एडी प्लस डीबी करते हो तो आपके पास ए बी हो जाएगा। अगर आप ए बी प्लस डीबी करते हो तो आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए बी की अपॉन डीबी बराबर एजी प्लस ईजी। तो अगर आप एजी प्लस ईजी करते हो तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? ए अपॉन ईजी। और जैसा कि आप जानते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया था अभी ऊपर, ईजी किसके बराबर है? एफ डी के। तो ए बी अपॉन डी बी आपके पास बराबर आ जाएगी ईजी, ए अपॉन ईजी बराबर के लिख सकते हो आप एफ डी। और यही बात आपको प्रूफ करनी थी, ए बी अपॉन बी डी, ए अपॉन एफ डी। तो आपने ऑलरेडी प्रूफ कर दी कि ए बी अपॉन डी बी बराबर हो गया ए अपॉन एफ डी। तो आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये जो सवाल है आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। क्योंकि इस सवाल के अंदर फिगर नहीं गिवन, क्योंकि फिगर का डाटा गिवन है। तो आपको पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, फिगर बनानी पड़ेगी। थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। आपके पास पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास एबीसीडी एक पैरेललोग्राम हो गया। हाँ जी सर, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम हो गया। आपने देखा एम इज मिड पॉइंट एम ऑफ साइड सीडी। सीडी के पास एक क्या है? मिड पॉइंट है, वो क्या है? एम है। वही आपके पास आगे गिवन है कि द लाइन बी एम, द लाइन बी एम इज ड्रॉन टू इंटरसेक्टिंग AC एट L एंड AD प्रोड्यूस टू E। AD जो है वो प्रोड्यूस करी गई है E तक, जो इस तरीके से ज्वाइन है E तक। देन प्रूव दैट, जो टू प्रूफ जो करना है आपको, वो करना है EL बराबर आना चाहिए 2BL के। EL बराबर होना चाहिए 2BL के। अब आप देख रहे हैं इस फिगर के अंदर, पहले EL देखो, EL
किस ट्रायंगल के अंदर है? ELA के। इन ट्रायंगल ELA एंड अब आप देख रहे हैं BL किसके अंदर है? BLC के अंदर। इन ट्रायंगल BLC। तो आप समझ गए कि कौन कौन से दो ट्रायंगल मुझे लेने हैं। जो आपके पास प्रूफ EL और BL है, तो EL और BL के अनुसार जो दो ट्रायंगल है वो हमारे पास ये है। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूफ कर देता हूं तो इनके रेशियोज ऑटोमेटिकली बराबर होंगे। तो आप देखते हैं EL और BL के अंदर आप देखते हैं कि एंगल ELA बराबर होगा एंगल CLB के। रीजन क्या है? वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और वहीं आप देख रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि BC जो है वो पैरेलल है ED के, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल AEL बराबर हो जाएगा CBL के। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो वो दोनों बाय एंगल क्राइटेरिया है, वो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं? ट्रायंगल ELA वो कैसे हो जाते हैं सर? वो सिमिलर हो जाते हैं ट्रायंगल BLC के। अगर जब दो ट्रायंगल आपके पास सिमिलर आ जाएं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो कैसा होता है सर? बराबर। तो आप लिख सकते हैं EL अपॉन BL। देखो EL अपॉन BL बराबर होगा AE बराबर CB या BC। ठीक है। अब आपको पास EL और BL का रेशियो AE अपॉन BC के बराबर आ गया। अब AE और BC को सब्स्टिट्यूट करो, तो देखो AE और BC। अब आप देख रहे हैं कि BC किस ट्रायंगल के अंदर है? BCM के। और दूसरा ट्रायंगल आपके पास DEM ले लो। तो इन ट्रायंगल BCM एंड ट्रायंगल DME। अब आप इस ट्रायंगल के अंदर देखिए कि एंगल DME वो बराबर होगा एंगल CMB के। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। दूसरी बात देखिए आप, एंगल DEM बराबर होगा एंगल CBM के। रीजन क्या है सर? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक। दूसरी बात आप देखते हैं कि DM बराबर होगा MC के। रीजन क्या है? M इज अ मिड पॉइंट। तो बाय एंगल साइड दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए सर? ट्रायंगल BCM कैसे हो गए आपके पास? कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल DME। है तो बात समझ में आई? अब आपके पास ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो आप कह सकते हो वो DE बराबर होगा BC के, है ना? तो आप क्या कह सकते हो? DE बराबर किसके होगा? BC के। जो DE है वो बराबर किसके होगा? BC के। और जैसा कि आप जानते हैं जो AD है वो ऑलरेडी बराबर है BC के। रीजन क्या है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड कैसी होती है? बराबर होती है। आप इन दोनों बातों को ऐड कीजिए तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी AD प्लस DE बराबर BC प्लस BC। और AD को और DE को आप ऐड करते हो तो आपके पास वैल्यू आएगी AE। तो जैसे कि आप फिगर के अंदर देख सकते हो, देखो AD और DE को ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी AE। तो आपने AD प्लस DE आपके पास कितना आ गया सर? AE बराबर BC 2BC। यहां तक बात समझ में आई? अब आपके पास AE की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई सर? 2BC। वहीं आपके पास जो रेशियो था वो कितना था? EL अपॉन BL AE अपॉन BC के। इसको आप क्या मान सकते थे? पहली इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास सर? EL अपॉन BL बराबर AE अपॉन BC। तो आप EL अपॉन BL तो एज इट इज लिखेंगे,
तो ए की वैल्यू की जगह आपका लिखेंगे सर 2BC, जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रूफ कराई है, 2BC अपॉन BC। आप BC से BC को कैंसिल करते हो तो BL को आप इधर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी EL बराबर 2BL। और प्रूफ भी आपको यही करना, तो आपके पास आंसर कितना जाएगा, हेंस प्रूफ। ठीक, तो आपने इस क्लास के अंदर देखो भाई, ठीक, तो आपने इस क्लास के अंदर मिनिमम 10 से 12 सवाल अच्छी तरीके से सीखे। बीपीटी आपको समझ में आई होगी। बीपीटी को हमेशा अप्लाई करना है उस चोंच के अनुसार जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो आपको ये सारे सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और ये मैंने सवाल बहुत ही सोच समझकर पिछले 2 3 4 5 साल से जो रिपीटेड सवाल थे वो सवाल इस पीपीटी के अंदर लगाए थे। तो ये सारे सवालों का सोल्यूशन मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। आई होप आपको समझ में भी बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। अगर आपको पूरी क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई और पसंद आई तो एक कमेंट बॉक्स में दिल जरूर भेजना, और ये क्लास अपने क्लास फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।